हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस पेपर जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट है। ये सेकेंड मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने एक और मॉक टेस्ट डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का, या मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, उसे सॉल्व करने का, क्योंकि अब यही आपके पास बचा है जरिया जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाए, क्योंकि समय अब नहीं है। समय तो वैसे भी दिया ही नहीं बोर्ड आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट सोल्व करना। पहले आपको पॉज करके वीडियो को खुद से कोशिश कीजिए सोल्व करने का, फिर उसके बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंक्लूडिंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। देखिए, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को इंक्लूड करने का सिंटेक्स पूछ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यूजर डिफाइंड अगर नहीं यहाँ पे पूछता तो सी नंबर आपके लिए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। डबल कोट का अंदर हम लोग यूजर डिफाइंड जो भी हेडर फाइल बनाया गया रहता है उस फाइल का नाम देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। कमेंट देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, कमेंट देने के लिए हम लोग दो दो तरह से कमेंट दे सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो एक तो है सी और एक है ए, तो दोनों सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दोनों है, तो डी नंबर ऑप्शन में दोनों है, तो ये हो गया आपका सही आंसर, डी नंबर। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या है? तो ये पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होता है, ड्राइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। देखिए, एग्जिस्टिंग क्लास होगा तभी तो आप इनहेरिट कर पाइएगा। एग्जिस्टिंग क्लास के सारे फीचर को नए क्लास में लेकर आना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू डिक्लेयर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देखिए, प्री प्रोसेसर का बात जब भी आएगा ना, तो आप आंख मूंद के हैश सिंबल खोजिए, ठीक है। हैश सिंबल वाला ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ये इसी का यूज करके हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी फोर्थ हो गया, 5 नंबर, व्हाट इज मीन्ट बाई ए पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, पोलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब जो है ना, ये सब एकदम मतलब हॉट क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा, पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये एकदम कोर फीचर है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म। जब भी मेनी फॉर्म की बात आ जाएगी तो पोलीमॉर्फिज्म मार दीजिएगा। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है अनेक रूप, एक चीज का अनेक रूप। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें करेक्ट आपको खोजना है, इसमें कौन करेक्ट है देखिए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू ए बेस क्लास ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। जो भी ड्राइव क्लास, जो भी इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बेस क्लास ड्राइव क्लास होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू समझाएं, तो ये हो गया ए बेस क्लास और नीचे वाला बी हो गया ड्राइव क्लास। तो कह रहा है कि ड्राइव क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट, अगर इस क्लास का अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इसको पॉइंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका जो भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा मतलब बेस क्लास का, वो ड्राइव क्लास को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास। मेंबर ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर आपको पता होगा, मेंबर वेरिएबल होता है, मेंबर फंक्शन होता है, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कुछ ये होता नहीं है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन होता है, स्टैटिक फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिक पोलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म। स्टैटिक, स्टैटिक पोलीमॉर्फिज्म में कौन कौन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सब के सब स्टैटिक पोलीमॉर्फिज्म के उदाहरण है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको इसमें ट्रू ढूंढना है कि ट्रू कौन है। देखिए इसमें ट्रू कौन है, तो इसमें कोई ट्रू नहीं है। कह रहे कि ऑल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस कैन बी ओवरलोडेड। सारे ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर भी ऑप्शन जो दिया है वो भी अपने आप में गलत है। द बेसिक मीनिंग, किसी भी ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड करते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको उसके बेसिक मीनिंग को बरकरार रखना पड़ता है और वैसे भी बरकरार रहेगा ही वो। तो इसका सही आंसर हो गया डी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। करें व्हाट हैपेंस इफ ए क्लास डज नॉट हैव ए नेम। अगर किसी क्लास का कोई नाम नहीं हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट विल नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर। उसका डिस्ट्रक्टर नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि विच मेंबर्स आर इनहेरिटेड बट आर नॉट एक्सेसिबल इन एनी केस। देखिए प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट को आप इनहेरिट तो कर लीजिएगा, लेकिन मतलब प्राइवेट इनहेरिट होता ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए ना, प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि वो इनहेरिट हो जाएगा, लेकिन आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर पाइएगा, प्राइवेट प्राइवेट ही रहता है। तो इसी के लिए सिंपली बोला जाता है कि आप उसे इनहेरिट कर ही नहीं सकते। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इसमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिए इसमें करेक्ट कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सब के सब करेक्ट है यहाँ पे। मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर, सॉरी फ्रेंड फंक्शन लिखा हुआ है। फ्रेंड फंक्शन जो है वो पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। तो तीनों प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तीनों तरह के मेंबर को फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा बी, स्ट्रक्चर कैन हैव मेंबर फंक्शन। सी प्लस प्लस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें मेंबर फंक्शन आप रख सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां मेंबर फंक्शन नहीं रख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी टीआरई का एग्जाम जो अभी हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो देख रहे हैं आप, खुद समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का आपको हम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की बात आएगी तो प्योर वर्चुअल फंक्शन ढूंढिएगा, ठीक है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप डिक्लेयर करके बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सही आंसर उसका हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ये भी बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन आपको एकदम लगातार मिल गया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टांस होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो बीट आएगा, ठीक है। जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो क्या आएगा, बिट। चलिए अब 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू
ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो जब भी बोलेगा कि रिसीव करना, ठीक है, डाटा रिसीव करना, तो डाटा रिसीव किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू, मतलब इनपुट यूनिट के थ्रू। और जब भी बोलेगा कि डाटा को मतलब डिस्प्ले करना, तो फिर आउटपुट मारिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड कई प्रकार के होते हैं, इसमें ये वाला नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी जो भी है स्काई, बीसीडी, ईबीसी, डीआईसी, ये सब कोड होता है। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द कंप्यूटर ऑफ कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर का ऑपरेशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि एक पेपर पढ़ना है आप लोगों को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ईबीसी। ये जो कोड है ईबीसी डीआईसी, ये कोड कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको पता होगा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम से ऊपर 4 प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है, शेप एंड साइज के आधार पर अगर बांटिएगा तो। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे ये जो बोला है कि मैप, पिक्चर, ड्राइंग, जब भी ड्राइंग वगैरह का बात करें ना, तो आप मान लीजिए डिजिटाइजर, ठीक है। बहुत लोगों को लगेगा कि इमेज स्कैनर, लेकिन इमेज स्कैनर नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो डिजिटाइजर सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। जब भी सर्वर को एक्सेस करने की बात आएगी तो कोई क्लाइंट ही सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, क्लाइंट नहीं होगा, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र को ही हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। वेब क्लाइंट, इसका सही आंसर यहाँ नहीं होगा। अगर वेब ब्राउज़र नहीं रहता तब क्लाइंट यहाँ पे हम मार सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी सही आंसर होगा, वेब ब्राउज़र। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज। जो भी बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए जब भी बाइनरी की बात आए, जब भी 01 में लिखा गया कोड की बात आए, तो मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज आप बात कीजिएगा। 25 और चलते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आ जाएगा टपल, सॉरी टपल नहीं, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट, देखिए हम लोग जो टेबल बोलते हैं ना, टेबल का ही दूसरा नाम होता है रिलेशन, और रिलेशन का ही दूसरा नाम मतलब कि उसी का तीसरा नाम बोल सकते हैं, होता है क्या है? एंटिटी सेट। एंटिटी सेट बोलिए, रिलेशन बोलिए, टेबल बोलिए, बात बराबर है। तो उसमें क्या होता है कि एक टेबल में जो भी आप डाटा रखते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज का रहता है, ठीक है। एक ही प्रकार के सारे डाटा को एक टेबल में हम लोग रखते हैं। ये डीबीएमएस का क्वेश्चन था, ठीक है, डीबीएमएस। अब यहाँ पे आपको कुछ डीबीएमएस का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आता है। करेक्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। डाटा का इंफॉर्मेशन, जब भी बोले डाटा अबाउट डाटा तो मेटा डाटा टिक कर दीजिएगा। डाटा अबाउट डाटा जब भी बोले या किसी डाटा का इंफॉर्मेशन बोले तो हो जाएगा मेटा डाटा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कि व्हाट डज एन
RDBMS कंसिस्ट ऑफ, RDBMS जब भी रखेगा तो टेबल। रिलेशनल, इसके आर का मतलब ही होता है रिलेशनल। अभी बात हुआ रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू अपियरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द referencing relation must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to the dash integrity constraint। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा तब जाकर आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। इसका जब भी इस तरह से बात है, यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। जब भी एक रिलेशन बनाने की बात है, ठीक है, तो जब भी एक रिलेशन बनाने की बात आएगा तो दो टेबल के बीच रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बोल दें टेबल ए और ये टेबल बी है, तो इसमें कुछ कॉलम होंगे, तो कम से कम एक कॉलम को तो मैच करना होगा। जैसे कि ये छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, और यहाँ पे है डी और ई, तो एक कॉलम कम से कम इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका ए प्राइमरी कहलाएगा, प्राइमरी की, तो इसका ए फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉरेन की वाला है ना, यहाँ पे रिफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होना जरूरी है। अगर रिफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगा तो फिर आप मतलब कि इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है कि सही डाटा नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आता है, कर द DBMS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। एक DBMS क्या करता है, तो एक DBMS क्या करता है, डाटाबेस एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। DBMS डाटाबेस एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 30 नंबर पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द एबिलिटी टू क्वेरी डाटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट अल्टर टपल इज ऑफर्ड बाई। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि कोई क्वेरी है, ठीक है, जो इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अल्टर कर रहा है, तो वो किस टाइप का लैंग्वेज कहलाएगा, वो किस टाइप का लैंग्वेज कहलाएगा। तो आप पढ़े होंगे जैसे कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इन सब में से पूछ रहा है कि ये इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DML। तो एक चीज़ हम यहाँ पे हम थोड़ा सा अल्टर को अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी इंसर्ट डिलीट मिले तो आप DML मार दीजिएगा एकदम आंख मूंद के। अल्टर मिले तो थोड़ा सा आपको सोचना है वहाँ पे। अल्टर टेबल अगर बोल दे तो आपको करना होगा सी ऑप्शन सही, मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अल्टर टेबल कमांड आता है, लेकिन यहाँ अल्टर टप्पल कह रहा है, टप्पल रो की बात कर रहा है। तो जब रो की बात करेगा तो वो DML ही सही होगा। तो ये अल्टर थोड़ा सा हमें भी डिस्टर्ब किया है, तो हम सोचें कि इसको अलग से समझा दें। तो चलिए अब आप क्लियर हो गए, जब भी अल्टर टेबल बोले तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, और लेकिन अल्टर टप्पल बोले तो फिर DML होगा, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिक आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। जब भी यूनिकली आइडेंटिफाई, सॉरी यहाँ पे यूनिकली लिखा है, जब भी यूनिकली आइडेंटिफाई का बात करेगा तो आप प्राइमरी की मान दीजिए। प्राइमरी की के पास ही वो ताकत होती है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले हर रो को, ठीक है। आज 32 नंबर क्वेश्चन पे कर विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि क्या रिमूव करना है, एक रिलेशन को, रिलेशन मतलब टेबल, तो ड्रॉप टेबल होगा, ठीक है। देखिए
अगर बोले कि रिमूव करना है टपल को तो वो बात दूसरी हो जाएगी, तो वहां पे फिर डिलीट का यूज करेंगे हम लोग इसका। लेकिन कह रहा है ड्रॉप रिलेशन मतलब रिमूव रिलेशन, तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि after groups have been established, SQL applies predicts predicates in the dash clause allowing aggregate function to be used। तो देखिए कुछ कीवर्ड आपको पकड़ना होगा, उसी कीवर्ड से आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन आपको अलाउ कर, एक ऐसा एसक्यूएल का क्वेरी हो जो एग्रीगेट फंक्शन को अलाउ करता हो, और वहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाना है, उसमें एग्रीगेट फंक्शन हो, और उस पर क्या करना है, आपको कंडीशन लगाना है। उस पर क्या करना है, आपको कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे आपका जो भी सही आंसर होगा हैविंग। तो हैविंग ग्रुप पे कंडीशन लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही मतलब निकल रहा है कि वो कौन सा क्लॉज हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो भी है ये सारे क्लॉज का नाम है, उसमें से कौन सा क्लॉज का इस्तेमाल करें जो ग्रुप के साथ फिट बैठे। तो ग्रुप के साथ अगर कोई कंडीशन लगाइएगा तो फिर उसमें हैविंग का ही यूज करना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 34 नंबर पे आते हैं। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। हालांकि देखिए ओरेकल लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एसक्यूएल का इस्तेमाल ओरेकल में खूब होता है। ओरेकल एक वो भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। एसक्यूएल से भी ज़्यादा फीचर उसमें होते हैं। पीएल एसक्यूएल आप सुने होंगे, तो पीएल एसक्यूएल वगैरह ओरेकल में होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट। जब भी मैनिपुलेट बोलेगा, तो जब भी मैनिपुलेट बोलेगा तो आप एकदम डाटा किस क्या मैनिपुलेट करने की बात कर रही है, एक सेकेंड। ओरेकल स्ट्रक्चर, सॉरी। तो ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने की बात करेगा तो आपका डी ऑप्शन सही है, सही हमने मारा है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है तो मतलब टेबल को मैनिपुलेट करना, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने की बात कर रहा है। तो जब भी टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा आपको, तो फिर डीडीएल कमांड के थ्रू जाना होगा, ठीक है। लेकिन डाटा में मैनिपुलेशन करना होगा तो फिर डीएमएल कमांड के थ्रू जाना होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। 35 नंबर पे आते हैं, ठीक है। करेक्ट, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। जो भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होता है, ये आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब यहाँ कर रहा है कि विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विथ द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के साथ कौन सा रजिस्टर इंटरेक्ट करता है, तो MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सही आंसर हो गया ए। पाजी 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज फर्स्ट। विच गेट्स इनिशियलाइज फर्स्ट, जब भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन की बात करें और बोले कि सबसे पहले कौन इनिशियलाइज होता है, तो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन जाएगा पहले, उस इंस्ट्रक्शन का हालांकि एड्रेस जाता है। तो ऐसा आप पढ़े होंगे कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का कोड रखता है। तो कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो ये तो पक्का है कि उसका एड्रेस यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले यही इनिशियलाइज होता है। 38 नंबर, विच ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द प्रोसेसर इज
कनेक्टेड टू मेमोरी बस। देखिए मेमोरी बस से कौन सा रजिस्टर कनेक्ट होता है, तो अभी ना हमने देखा कि मेमोरी से कौन सा रजिस्टर कनेक्ट होता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आ जाइए अब हम लोग 39 पे पहुंच गए। 39 में क्या कह रहा है कि डैश इज यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर। रजिस्टर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके हम रजिस्टर बनाते हैं। तो जो भी रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप में ही स्टोर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइसेस। तो यहाँ पे बफर रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बफर रजिस्टर। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीसीआई बस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीसीआई बस। तो देखिए क्या कह रहा है, टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के कनेक्टिविटी को अगर बढ़ाना है आपको, तो पीसीआई स्लॉट होता है मदरबोर्ड पे, तो उसे पीसीआई बस भी बोलते हैं। तो पीसीआई का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आंसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए आपको कम से कम 100-150 फुल फॉर्म याद कर लेना होगा। फुल फॉर्म से डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो फुल फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो एकदम आसान आसान भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 43 नंबर पे। करेक्ट, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे। तो ये भी क्वेश्चन शायद आया हुआ है, लेकिन इस पर थोड़ा सा हमको डाउट है। नहीं ये शायद नहीं आया, लेकिन एरे से क्वेश्चन आया हुआ था, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एरे को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एरे के बारे में मतलब क्या है जो सटीक है। तो इसका सही हो जाएगा कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। मतलब ऐसे भी बोल सकता है कि होमोजीनियस टाइप डाटा को स्टोर करने के लिए एरे बनाया जाता है। तो यही बोल रहा है कि सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 44 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एरे को आप इनिशियलाइज करते हैं तो वो कौन सा है जो सही है। तो आपके यहाँ पे खुद से देखिए, एरे को कभी भी बिग ब्रैकेट से बनाते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट नहीं है। तो बिग ब्रैकेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो सही निकल के आ गया आपका सी। तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। कह कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरे। हाँ ये क्वेश्चन था बीपीएससी में, ये वाला क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई में। तो यहाँ पे जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप के डाटा को ये स्टोर करता है, तो यही इसका एडवांटेज है, ठीक है। ये वाला ये फर्स्ट इंडेक्स इसका 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है, तो जिसके चलते ये भी कट जा रहा है। तो देखिए कटने का तो बहुत सारा कारण है, लेकिन जो भी सही है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। तो इसी के लिए थोड़ा शॉर्ट में ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डिसएडवांटेज, एरे का क्या डिसएडवांटेज है। तो कल वाला जो भी मॉडल सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेमोरी वेस्ट हो जाए एरे में। एरे बनाया आपने 50 का और 10 डाटा ही रख रहे हैं, तो 40 तो मेमोरी ऐसे ही गया, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। 47, देखिए 4 बिट मान के चलिए कि जो भी इंटीजर डाटा टाइप है वो 4 बाइट स्पेस ले रहा है, बिट नहीं बाइट। तो 4 बाइट स्पेस ले रहा है, ठीक है। और आपने एरे बनाया कितना, 15 लेंथ का। तो जाहिर सी बात है कि 15 लेंथ का आपने एरे बनाया और हर ब्लॉक 4 बाइट लेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। 48, इन जनरल
द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 0। एरे में पहला जो भी एलिमेंट होता है वो 0, और आखिरी जो भी एलिमेंट होता है वो साइज -1, जितना आपने साइज दिया है उसमें से एक माइनस कर देना। तो अब हम लोग पहुंच गए 49 पे, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन का एक आपका मॉक टेस्ट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन का काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए 50-50 का मैंने बनाया है। तो इतना, अब ये समझिए कि आखिरी 3 क्वेश्चन है आपके लिए। तो 49 में क्या कह रहा है? एलिमेंट्स इन एन एरे आर एक्सेस्ड। आप एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? रेंडमली। अब रेंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेंडमली। 50 नंबर का देखिए क्या आंसर है। करेक्ट। प्रोसेस ऑफ इंजर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक। स्टैक में इंजर्शन पुश कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और अगर आप डिलीट करते हैं स्टैक से, मतलब रिमूव करते हैं, तो वो पॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉप। तो ये रहा आपका 51 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, अगर आपको अच्छा लगा हो, देखिए इसमें से, इसी सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितना मतलब कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकता है उसका हमने कलेक्शन आपके लिए लाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आगे भी वीडियो आता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।